चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक्चुअली बेटा मैंने थोड़ा सा टॉपिक अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा क्लास ले ली है और आधा घंटा क्लास लेने के बाद मेरे को ये दिखा कि मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब ऑब्वियसली हम जो है इसको एक जितना भी हमने आधा घंटा करा है अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जितना मैंने आधे घंटे में पढ़ा दिया है वो मैं एक बारी जल्दी से रिकॉल कर दूं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट्स वोट सब मैंने लिखवाया आधे घंटे में, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बन गए हैं। तो बेटा आज की क्लास में जैसे आपको लास्ट क्लास हमने प्लेज जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वो खत्म करा था सेक्शन 181 तक। अब आज की क्लास में मैंने बच्चों को स्टार्ट करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो है हमने करा सेक्शन 182 से स्टार्ट और ये खत्म होगा सेक्शन 238 पे। तो 182 से 238 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डील करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट यूनिट है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जैसे ये खत्म होगा तो अब समझिए आपने अपना 1/3 पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑलमोस्ट डाउन कर लिया, विच इज 25 से 30 मार्क्स। सबसे बड़ा एक्ट है बेटा, टाइम भी ज्यादा लगा, ऑलमोस्ट आप नोटिस करोगे 45 से 50 लेक्चर हो गए होंगे अभी तक हमारे, जितना मुझे आइडिया है। एजेंसी मतलब एजेंसी खत्म होते होते 45-50 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी से देखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। पहले मैंने अपने लेवल पे समझाया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सर कैसा रिलेशनशिप? बेटा रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है? सर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं सेक्शन 182 में, और आप सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी बेटा। सेक्शन 182 ने क्या बोला? क्या बोला? कह रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं डिफाइन ही नहीं है, लेकिन सेक्शन 182 डिफाइन करता है एजेंट को और प्रिंसिपल को। तो आपको इतना क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा एजेंसी डिफाइन नहीं है, बट हाँ मैंने डिफाइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है बेटा? दोनों की डेफिनेशन एकदम उल्टी है, तो आपको देखना है, ये सेक्शन 182 में दी है। सबसे पहले बोला एजेंट कौन होता है? कह रहा है एजेंट एक पर्सन है। एजेंट मींस अ पर्सन जो दो काम करता है। पहला, employed to do any act for another, जिसको एम्प्लॉय किया गया है काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का। प्रिंसिपल का ऑब्वियसली प्रिंसिपल का काम करेगा, तो पहला पर्सन कोई भी ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयड है एक्ट करने के लिए फॉर अनदर, या दूसरा ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करेगा दूसरे व्यक्ति को इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। मतलब प्रिंसिपल जो है थर्ड पार्टी से डील करने जा रहा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो जा नहीं पाया, तो वो अपने एजेंट को भेज देगा और वो थर्ड पार्टी के से डील करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो एजेंट याद रखिएगा बेटा क्या है? एजेंट एक पर्सन है जो दो काम करेगा, एम्प्लॉयड है एक्ट को करने के लिए फॉर अनदर, या जो रिप्रेजेंट करेगा अनदर व्यक्ति को थर्ड पार्टी की डीलिंग में, ये होता है एजेंट। अब प्रिंसिपल कौन होता है? इसी का उल्टा। प्रिंसिपल कौन होता है सर? इसी का उल्टा कर दो बेटा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो व्यक्ति है फॉर वूम एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट। एजेंट जिसके बिहाफ पे एक्ट करेगा वो व्यक्ति प्रिंसिपल है। तो पहले देखो डेफिनेशन उल्टी हो रही है। एजेंट कौन था? जो प्रिंसिपल के लिए काम करेगा। प्रिंसिपल कौन है? जिसके लिए एजेंट काम करेगा। दूसरी भी सिंपल है, एजेंट कौन था? जो थर्ड पार्टी के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रिंसिपल का कौन बोला? वो इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। तो एजेंट थर्ड पार्टी के साथ जिसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है वो प्रिंसिपल है। तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप आई होप आपको समझ आया। एजेंट कौन होता है वो क्लियर है, प्रिंसिपल कौन होता है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टेस्ट बोल रहा है। बेटा टेस्ट का मतलब क्या है? बड़े सिंपल सा समझो। कह रहे हैं वेयर द पर्सन हैज द कैपेसिटी। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप कब बनेगा? कह रहे जब आपके पास कैपेसिटी है कि आप बाइंड कर सकते हो प्रिंसिपल को अपने एक्ट से। सिंपल सी बात है भाई, ये आपको ऑलरेडी पता है। एजेंट अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट याद रखना कंडीशन क्या है? जो काम आप कर रहे हो, जो एक्ट कर रहे हो, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तो एजेंट अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी एक्ट करेगा उसके लिए बाइंड होगा प्रिंसिपल। पहला, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप एजेंसी में हो। तो एजेंट अपने एक्ट के लिए प्रिंसिपल को बाइंड कर रहा है।
दूसरा, बेटा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एजेंट जो है वो क्रिएट कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है बेटा? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब है प्रिंसिपल ने आगे ऑर्डर दिया एजेंट को कि भैया सेल करियो, एजेंट ने आगे सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया थर्ड पार्टी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसने गुड्स को सेल कर दिया एजेंट ने थर्ड पार्टी को, ऑब्वियसली प्रिंसिपल के ब्याह पे। पेमेंट जो 2000 रुपए है वो थर्ड पार्टी फेल हो गई पे करने के लिए। अब आप सोच के बताओ कि थर्ड पार्टी से रिकवरी ऑफ पेमेंट के लिए केस फाइल करना है, केस फाइल कौन करेगा? अब आपको क्या सर, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है वो करेगा, एजेंट और थर्ड पार्टी। बेटा समझो, यहां पे पैसे रिकवरी के लिए पहला तो सीधा एजेंट तो थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर ही सकता है, उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बना था, आपने पढ़ा था। लेकिन प्रिंसिपल चाहे तो वो जाके डायरेक्टली थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकता है। मतलब यहां पे आप याद करो, मैंने टॉपिक ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एजेंट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क नहीं करता। मतलब एजेंट जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा तो उससे प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन आ जाएगा। मतलब अब प्रिंसिपल को अगर पेमेंट नहीं मिली तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकता है। अगर मान लो थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट से कोई डैमेज हो गया, सही नहीं था प्रोडक्ट, तो वो चाहे तो डायरेक्टली प्रिंसिपल पे भी केस फाइल कर सकती है। तो वो कह रहा है टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है? अगर एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाइंड हो रहा है, नंबर 1, अगर एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ थर्ड पार्टी के साथ और उसके एंटर होने से प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन आ गया, मतलब प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को केस फाइल कर सकता है, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को केस फाइल कर सकती है, तो वो टेस्ट ऑफ एजेंसी है। तो पहला टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो, एक बार रिपीट करेंगे। एजेंसी क्या होती है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट करता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है कहीं पे भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन करा है। सर डेफिनेशन क्या है? एजेंट क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है एक्ट करने के लिए फॉर अनदर, या जो रिप्रेजेंट करेगा अनदर को थर्ड पार्टी के सामने। प्रिंसिपल कौन है? वो भी एक पर्सन है जिसके लिए एजेंट एक्ट करेगा और जिसको एजेंट थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है? दो, पहला, एजेंट के एक्ट से अगर प्रिंसिपल बाइंड हो रहा है तो टेस्ट ऑफ एजेंसी बढ़िया है, एजेंसी है। दूसरा, अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट कर पा रहा है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में, तो भी टेस्ट ऑफ एजेंसी क्लियर है, एजेंसी है। ये आपका पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग, सेक्शन 182। अच्छा, दूसरी बात हमने एक और कर दी थी, उसको भी जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। सेकंड हेडिंग आप डालना अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। अब देखो सिंपल सी बात, पहला, रूल्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एजेंसी। रूल क्या है? बड़ा सिंपल रूल है बेटा, वट एवर द प्रिंसिपल कैन डू बाय हिमसेल्फ ही मे गेट द सेम डन थ्रू द एजेंट। अरे जो काम प्रिंसिपल खुद से कर सकता है वो सारे काम वो एजेंट से करवा सकता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है पर्सनल स्किल एंड जजमेंट। आप याद करो बेटा, मैंने परफॉर्मेंस में भी पढ़ा था कि परफॉर्मेंस कौन करेगा? प्रोमिजर हिमसेल्फ, उसका ऑथराइज एजेंट, डेथ के केस में लीगल हायरर। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल एंड जजमेंट इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, उसका एजेंट नहीं कर सकता। डेथ के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, लीगल हायरर नहीं कर सकता, पर्सनल स्किल एंड नेचर वाला। तो यहां पे भी ये बोला कि प्रिंसिपल जो काम कर सकता है खुद से वो अपने एजेंट से भी करा सकता है, लेकिन पर्सनल नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल हिमसेल्फ ही करेगा ना, और डेथ के केस में वर्ड हो जाएगा। और दूसरी बात याद रखना, एक्ट ऑफ द एजेंट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के कहने पे एजेंट ने कोई काम करा तो हम उसे मानेंगे कि वो प्रिंसिपल का ही काम है। तो ये आपको क्लियर है? पहला, प्रिंसिपल कोई भी काम जो खुद से कर सकता है वो एजेंट से करवा सकता है, एक्सेप्ट पर्सनल नेचर, पर्सनल स्किल, पर्सनल जजमेंट वाले। दूसरा, जो काम एजेंट करेगा हम मान के चलेंगे कि डीम्ड है वो प्रिंसिपल का ही एक्ट है, दोनों का एक्ट सेम माना जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है? मतलब इनडायरेक्टली पूछ सकता है, हु कैन बी अ प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल कौन बन सकता है? बहुत सिंपल रूल है, प्रिंसिपल कोई भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल बन सकता है, दो लोगों को छोड़ के, माइनर और अनसाउंड माइंड। तो कॉन्सेप्ट क्या बना?
अ पर्सन में एम्प्लॉय एन एजेंट इफ वो मेजर है और वो साउंड माइंड है। प्रिंसिपल बनने की दो ही कंडीशन है, आप मेजर होने चाहिए, आप साउंड माइंड होने चाहिए, आप प्रिंसिपल बन के आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप माइनर हो या आप अनसाउंड माइंड के व्यक्ति हो तो आपको प्रिंसिपल बनने का राइट नहीं है। और आपको पता है बेटा क्यों? क्योंकि एजेंट ने कोई कांड करा तो कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल। लेकिन आपको मैंने बचपन में पढ़ाया था कि माइनर तो किसी एक्ट के लिए लायबल ही नहीं होता। अब देखो ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एजेंट ने कोई काम करा, अब उसके लिए प्रिंसिपल लायबल आया, थर्ड पार्टी आई प्रिंसिपल के पास कि भैया तेरे एजेंट ने काम करा, उससे मुझे लॉस हो गया, ला पैसे दे। अब आपका प्रिंसिपल ही माइनर है, कैसे रिकवर करोगे पैसे? तो लॉ ने पहले ही क्लियर कर दिया, भैया प्रिंसिपल कौन बनेगा? कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल बन सकता है, पहला मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अगर माइनर अनसाउंड माइंड है तो प्रिंसिपल नहीं बनेगा, बात खत्म। दूसरी चीज याद रखना बेटा, अब बात है एजेंट कौन बन सकता है। ये बड़ा सही है, कह रहा है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। और मजे की बात, इवन अ माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। सीधी बात, तभी यहां पे मैंने ऊपर लिखवा भी दिया, देखो प्रिंसिपल कौन बनेगा? एनीवन एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड, इन दोनों को छोड़ के कोई भी। दूसरा, एजेंट कौन बनेगा? एनीवन इवन माइनर एंड अनसाउंड माइंड भी, याद रखना। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सर किसके? इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बेटा, समझो। देखो एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को भाई सेल करना, एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए बढ़िया से सेल कर दी थर्ड पार्टी को। लेकिन पता नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट क्या नशे करके आया था, यहां पे इस सेल के चक्कर में इसको हो गया भाई डैमेज, गुड्स वुड्स में कुछ खराबी निकली, डैमेज वैमेज हो गया, पता नहीं क्या, इसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी कोई। तो आपको पता है एजेंट के एक्ट के लिए तो बाइंड कौन होगा? बाइंड तो प्रिंसिपल होगा। तो बेटा थर्ड पार्टी आई, अरे हिल जा, थर्ड पार्टी आती है और थर्ड पार्टी जो है, एक सेकेंड, हाँ प्रिंसिपल ने सेल करने बोला एजेंट को, एजेंट ने आगे सेल करा, बट ड्यू टू सम रीजन कुछ गड़बड़ हो गई कॉन्ट्रैक्ट में, थर्ड पार्टी को डैमेज हो गया, थर्ड पार्टी आई और सीधा बेटा प्रिंसिपल की गुद्दी पकड़ ली। क्योंकि आपको पता है एजेंट के एक्ट के लिए तो प्रिंसिपल लायबल है। तो बेटा इसकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई, यहां पे लाइबिलिटी जनरेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता था एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है ना, तो जो डैमेज हो उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल से ले ली। लेकिन एक और रूल होता है बेटा, याद रखना, जब भी थर्ड पार्टी को डैमेज होगा तो उसकी लाइबिलिटी तो प्रिंसिपल पे जाएगी, लेकिन बेटा आगे प्रिंसिपल भी तो एजेंट की गुद्दी पकड़ेगा। प्रिंसिपल भी तो कहेगा भाई तू पागल है क्या भाई, ऐसे कैसे भाई वो कर रहा है, ऐसे कैसे तू कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है जिसमें भाई लॉस हो रहा है, मुझे लाइबिलिटी आ रही है। मतलब आप समझो बेटा, एजेंट की ना, ऐसा नहीं है कि सारे एक्ट के लिए एजेंट ने जो कर दिया प्रिंसिपल लायबल है, अब वो देखेगा थर्ड पार्टी को क्लियर करेगा, पैसे वैसे देके भेज देगा, लेकिन उसके बाद एजेंट भी प्रिंसिपल के लिए लायबल होता है। और एजेंट की भी देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। अगर आपके एक्ट से प्रिंसिपल को कोई डैमेज हो रहा है, वो डैमेज क्लियर कर देगा, थर्ड पार्टी को पे करके वापस भेज देगा, लेकिन उसके बाद तो वो आपको युद्धि पकड़ेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, तेरी लाइबिलिटी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो आप याद रखना, एजेंट भी ना प्रिंसिपल की लायबल होता है जनरली जनरली। लेकिन रूल सुनो, अगर आपने एजेंट किसी माइनर या अनसाउंड माइंड को बना दिया, आपको पता है एजेंट तो माइनर अनसाउंड माइंड भी बन सकते हैं, तो फिर वो लाइबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल के अगेंस्ट। ये रूल है।
मतलब लॉ भी चाह रहा है, लॉ आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है क्या कि भाई देख, आप एजेंट किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी। और जनरली क्या होता है, अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज हुई तो प्रिंसिपल के लिए एजेंट लाइबल होगा। लेकिन अगर आपने एजेंट माइनर या अनसाउंड माइंड को बना दिया, उस सिनेरियो में फिर हम ये लाइबिलिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन लेंगे। तो यहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एजेंट कौन बन सकता है? एनी पर्सन। माइनर अनसाउंड माइंड भी एजेंट बन सकता है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पहुंचेगा? इंपैक्ट क्या है? जनरली एजेंट लाइबल होता है अपने प्रिंसिपल के लिए, लेकिन माइनर या अनसाउंड माइंड जो है, इनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। अपॉइंट कर सकते हो, बट कह रहा है करना नहीं चाहिए एज ए एजेंट, क्योंकि पहला, ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको पता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इनिशियो और वॉइड होता है। दूसरा, अगर कोई भी मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस हुआ, प्रिंसिपल शेल नॉट प्रोसीड अगेंस्ट हिम। तो प्रिंसिपल इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। नॉर्मली वो एक्शन ले सकता है, लाइबल कर सकता है एजेंट को, लेकिन अगर माइनर अनसाउंड माइंड है तो ये तो इनकम्पिटेंट थे। लॉ पहले कह रहा है भाई प्रेफरेबली मत बनाना। तो उस केस में अगर एजेंट माइनर अनसाउंड माइंड है तो फिर वो लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल के लिए। जनरल रूल में होता था, लेकिन अगर माइनर और अनसाउंड माइंड है तो एजेंट प्रिंसिपल के लायबल नहीं है। तो एजेंट बन कोई भी सकता है, बट इट इज प्रेफरेबल फॉर द प्रिंसिपल कि वो माइनर ना हो और अनसाउंड माइंड ना हो। वैसे आप बना सकते हो, बट आपके ऊपर है, जैसे आपको ठीक लगे। आई होप बेटा आपको यहां तक क्लियर है। मैंने आधा घंटा पढ़ाया था ये, और मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट में आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया है जी, 16 मिनट में। आई होप आपको ये क्लियर हो। नोट्स आप प्लीज बना लेना। अब हम बच्चों को रिज्वाइन करवा लेते हैं मीटिंग में, ताकि उनका आगे कंटिन्यू हो जाए। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बताया, एजेंट प्रिंसिपल बताया, टेस्ट ऑफ एजेंसी बताया। मैंने बताया आपको प्रिंसिपल क्या कर सकता है, क्या लायबल है, क्या नहीं है। उसके अलावा मैंने बताया एजेंट कौन बन सकता है, प्रिंसिपल कौन बन सकता है, और अगर आपने एजेंट माइनर और उसको बना लिया तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। चलिए, अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं करवाता हूं बच्चों को। रुकिएगा बेटा 1 मिनट बस, इनको ज्वाइन कर। हमारे संदीप भाई अभी तक आए नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं सुरेश भाई। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हेडिंग वही चल रही है, 2 पॉइंट और बचे छोटे छोटे, जल्दी देख ले। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बेटा आपको पता होना चाहिए, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सुरेश, क्या एजेंसी के केस में कंसिडरेशन नेसेसरी होता है? एजेंसी के केस में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी होता है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सर शायद, नालायक्स। बेटा कंसिडरेशन में आप याद करिए, वापस आइए नोट्स में। मैंने बताया था एक रूल होता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, ये रूल था। लेकिन मैंने आपको पढ़ाए थे इसके कुछ एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस में पहला ही एक्सेप्शन था, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। सर वो मैं एक्सेप्शन सोच रहा था बेटा, हाँ एक्सेप्शन में ही था, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। ऐसा एक और पॉइंट था कि बेलमेंट में, अगर आपको याद हो तो, उसमें एजेंसी था, उसमें था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसमें था फैमिली सेटलमेंट, ऐसे उसमें बेलमेंट भी एक पॉइंट था। तो एजेंसी और बेलमेंट याद रखना, एजेंसी और बेलमेंट ये दो ऐसे केस है जहां पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। एजेंसी और बेलमेंट ये दो ऐसे केस है जहां पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। मतलब हो है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी बनेगा। मतलब एजेंसी को बनाने के लिए कंसिडरेशन की कोई नेसेसरी नहीं है। सेम एज विद बेलमेंट। बेलमेंट में भी याद करो, ग्रेट्यूटेज बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती। तो याद रखना बेटा, पॉइंट नंबर 4, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। और लास्ट आप नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 5, हेडिंग नंबर 5 डालेंगे, 3 4 5, हाँ हेडिंग नंबर 5 डाल दो लास्ट। ये भी छोटी थी, आपको ऑलरेडी पता है।
पॉइंट नंबर 5 डालो। प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। बेटा आपको पता है क्या, बताओ इसमें, एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल हमेशा लायबल होता है। तो इसमें भी एक दो लाइन लिखवा दूं मैं आपको कब लायबल होगा। तो यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखिए, द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एन एजेंट। बस दो कंडीशन है संदीप मेरे भाई। नंबर 1, विच आर लॉफुल। पहला तो जी लॉफुल होने चाहिए, एंड नंबर 2, विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। यहां पे बेटा आपका 5th पॉइंट होता है डन। पहला, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एजेंसी, और दूसरा, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के सारे एक्ट लायबल है। लेकिन याद रखना दो कंडीशन है संदीप। पहला बेटा वो एक्ट लॉफुल होना चाहिए। अब भाई एजेंट जो है छुप छुप के अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके लिए प्रिंसिपल थोड़ी लायबल है, लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी, मतलब प्रिंसिपल ने वो अथॉरिटी दी है। अब जैसे प्रिंसिपल ने बोला था कि भाई सेल तू करियो लेकिन पैसे कलेक्शन मैं करूंगा, सेल तू करियो पैसे कलेक्शन मैं करूंगा, तो एजेंट की अथॉरिटी से सेल करने की है ना। अब अगर वो पैसे कलेक्ट करने जा रहा है तो वो उसकी अथॉरिटी से बाहर जा रहा है, वहां पे कोई लॉस या डैमेज हो गया तो भैया उसके लिए प्रिंसिपल लायबल थोड़ी है, फिर तो एजेंट लायबल होगा ना। तो प्रिंसिपल लायबल है सारे एक्ट के लिए एजेंट के लिए जो लॉफुल है और एजेंट की अथॉरिटी के अंदर है। पहले बताइए बेटा यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलो रे, यहां तक कोई दिक्कत। संदीप सुयश बेटा क्लियर है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर, बढ़िया। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए हमारी एक लास्ट हेडिंग बची है, वो कर लेते हैं। मतलब ये खत्म नहीं होगी, बस मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं और इंट्रोडक्शन करवा के छोड़ रहा हूं। थर्सडे को जब हम ऑफलाइन मिलेंगे बेटा 12:30 बजे सेंटर पे, तो हम जो है थर्सडे को फिर वो प्रिसाइजली इस टॉपिक को इन डेप्थ करेंगे। अच्छा टॉपिक है, लेकिन अभी बस मैं इसका ब्रीफिंग दे रहा हूं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, आज की थर्ड हेडिंग। पहली हेडिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करा, सेकंड हेडिंग हमने अपॉइंटमेंट अथॉरिटी करा। अब इसमें 5 पॉइंट के बाद थर्ड पे जाना और इसे इंपॉर्टेंट कर लेना प्लीज, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। हेडिंग है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। हेडिंग है बेटा क्रिएशन ऑफ एजेंसी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट होता है? चलो जी लिखना चालू करो पहले तो। पॉइंट नंबर 1, एजेंसी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। फुल स्टॉप। एजेंसी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, फुल स्टॉप। वेयर एजेंट has the authority to act on behalf of the principal। सर ये क्या बता रहे हो, हमें ऑलरेडी पता है एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, और एजेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करेगा और उसे बाइंड करवा सकता है किसी भी एक्ट के लिए। ऑब्वियसली एक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए और एक्ट जो है वो अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए।
पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, लिखते रहो। द रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट of the principal and the agent may be created in any of the following ways। अब ये रिलेशनशिप जो क्रिएट करेंगे ना, ये क्रिएट करने के बेटा 4 से 5 तरीके। एजेंसी रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एजेंट का। अब वो कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट मे बी क्रिएटेड इन, अब मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाने के कितने मोड्स है। टोटल 5 मोड्स है जो आपको पढ़ने हैं, और इसमें से कुछ आपको पता है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ नहीं होंगे। तो आपने लाइन के सेंटर में लिखना मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। लाइन के सेंटर में लिखो मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। और बेटा 5 मोड्स है तो 5 मोड्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5। पांचों हमें पढ़ने हैं। स्पेसिफिकली फिफ्थ वाला प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सबसे पहले इसमें से 3 आपको पता है, 2-3 मतलब 1-2 आपको पता होंगे थोड़े। पहला एजेंसी बनाने का तरीका है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इसमें क्या बताओ, मार खाओगे अगर पूछोगे तो। सुरेश यार याद कर, कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों बनता है। एक्सप्रेस होता है बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटर्न, इंप्लाइड होता है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी जैसे करके। तो भैया पहला एजेंसी बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका है वो एक्सप्रेस बना लो भाई। मतलब एजेंट आएगा, प्रिंसिपल आएगा, दोनों बैठेंगे, एक्सप्रेसली क्लियर करेंगे वर्ड्स में, ओरल रिटर्न किसी फॉर्म में, कि भाई मैं एजेंट हूं, तू प्रिंसिपल है, इसके लिए लायबल है, इसके लिए लायबल है, ये तेरी ड्यूटी है, सब। तो एक्सप्रेस बना दिया। सेकंड होता है बेटा विच इज कॉल्ड इंप्लाइड एग्रीमेंट्स। अच्छा, इंप्लाइड एग्रीमेंट्स को और करके लिख लेना, पेपर में आता है किस नाम से, एस्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट के नाम से। अब ये एस्टॉपल वर्ड ना मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। ये जो एस्टॉपल वर्ड है ये मैंने समझाया है आपको। एक बारी बेटा अपना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आना, अगली क्लास, पहले बता रहा हूं, एस्टॉपल पढ़कर आना। एस्टॉपल क्या था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखेगा एस्टॉपल, ठीक है, ओके जी। एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, इंप्लाइड फॉर्म में बन सकता है, जिसे एस्टॉपल या होल्डिंग आउट बोलते हैं। और ये प्लीज पढ़कर आना, अगली क्लास पूछूंगा मैं आपसे पहले थर्सडे को। थर्ड मोड होता है एजेंसी बनने का नेसेसिटी। अब ये क्या है ये हम देखेंगे। एजेंसी बनने का चौथा मोड है विच इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू एजेंसी बन जाती है। और फिफ्थ और सबसे अच्छा, सबसे टेक्निकल, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। बाय रेटिफिकेशन। ये आपके 5 मोड्स है बेटा। फिफ्थ को सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना, अगली क्लास में प्लीज एस्टॉपल पढ़कर आना। अब पांचों को मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सप्रेस वाला नोट्स के साथ, फिर इंप्लाइड, फिर नेसेसिटी, फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, और फिर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होगा रेटिफिकेशन पे। और ये करते हमारा मॉडल ऑफ क्रिएशन हो जाएगा खत्म। फिर हमारा पता है क्या बचेगा, एजेंट के राइट्स और एजेंट के ड्यूटीज, और 1-2 छोटे छोटे मिसलिनियस टॉपिक और बचेंगे, एजेंसी भी खत्म हो जाएगा। पहले बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत आपको समझ आया बेटा अच्छे से? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? संदीप भाई आज की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी? तीन टॉपिक करें, मीनिंग ऑफ एजेंसी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी और क्रिएशन वाले का इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया है। अगली क्लास एक एक करके पांचों को निपटाएंगे। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, जो कि है आपकी परसों यानी थर्सडे को 12:30 बजे ऑफलाइन मालवीय नगर में, ठीक है। तो परसों मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप अच्छे से रिवीजन करिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बस खत्म होने वाला है,
उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट की, 3-3 4-4 यूनिट करके मिक्स करूंगा। मैंने जैसा पहले बताया था, प्रिपेयर रहो, फटाफट से याद कर लो सारा, आगे बढ़ते रहो जल्दी जल्दी। पहला टेस्ट ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन फ्री कंसेंट, ये 3 यूनिट का होगा। फिर अगला कैपेसिटीज हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, वॉइड एग्रीमेंट्स हो गया, फिर परफॉर्मेंस ब्रीच कंटिजेंट कॉस्ट उसका ले लेंगे, और ये लास्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3-3-3-4। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। एस्टॉपल पढ़कर आना अगली क्लास।